लास्ट में क्या रोल्स में क्या बताया तुमने? अच्छा, प्रक्रियात्मक न्याय, ये लेक्सिकल प्रायोरिटी, प्रोसीजरल जस्टिस, प्रक्रियात्मक न्याय या लेक्सिकल प्रायोरिटी। तो उसमें पहला हमने पॉइंट आपको बताया था कि रोल्स ने कहा था कि किसी भी न्यायपूर्ण समाज में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? स्वतंत्रता। यानी किसी भी जस्ट सोसाइटी में लिबर्टी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। और आप ये कहेंगे कि इसका मतलब है स्वतंत्रता ज्यादा महत्वपूर्ण है सामाजिक कल्याण से। आप ज्यादातर देशों में देखेंगे जहां पे मार्क्सवाद आया, समाजवाद आया या फांसीवाद आई, वहां पे सामाजिक कल्याण के नाम पे स्वतंत्रता का ही विनाश किया गया। रोल्स ने कहा कि एक न्यायपूर्ण समाज में देयर इज नो पॉसिबिलिटी एंड स्कोप टू सप्रेस द लिबर्टी। आप स्वतंत्रता को खत्म नहीं कर सकते, इसलिए कि सामाजिक कल्याण करना है। और ये भी इंटरेस्टिंग पार्ट है कि सभी के लिए कल्याण के मायने तो अलग अलग होते हैं। वेलफेयर इज नॉट सेम फॉर ईच एंड एवरीवन। अब छात्रों के लिए वेलफेयर क्या है? रोजगार है। ट्रेडर्स के लिए वेलफेयर क्या है? टैक्सेशन में रिबेट है। तो वेलफेयर के तमाम मतलब हो सकते हैं। किसी के लिए, बूढ़ों के लिए है हेल्थ, बच्चों के लिए है स्कूलिंग। कल्याण के तमाम मतलब हो सकते हैं, लेकिन आजादी का एक ही मतलब होता है। तो रोल्स से पूछा गया, क्या किसी कीमत पर आजादी को सप्रेस किया जा सकता है? आजादी क्या एब्सोल्यूट है क्या? रोल्स ने कहा नहीं, लिबर्टी इज नॉट एब्सोल्यूट, क्योंकि दूसरे हर व्यक्ति की लिबर्टी बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि एक व्यक्ति की स्वतंत्रता पे नियंत्रण किया जाए। इसलिए कोई ये कहे कि विराट कोहली को इसलिए मैच खेलने को मना किया जाएगा कि उनके पास पैसा ज्यादा हो रहा है, सामाजिक न्याय में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, विषमता उत्पन्न कर रहे हैं, ये नहीं होगा। लेकिन अब विराट कोहली मैच खेल रहे हैं, बल्ले से उठा के एम्पायर को दे मारा, क्या ये लिबर्टी किसी को दी जा सकती है? नहीं। इसी लिबर्टी कैन बी कर्टेल बट फॉर सेक ऑफ लिबर्टी, नॉट फॉर अदर थिंग्स। आजादी को सीमित किया जा सकता है, लेकिन किसके लिए? दूसरे व्यक्ति की आजादी के लिए ही। तो रोल्स के डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में पहली प्रायोरिटी है। इसलिए पहले क्या बांटना चाहता है? बेसिक लिबर्टीज, आजादी और मूलभूत स्वतंत्रता सभी को होना चाहिए। उसके बाद ही न्याय में दूसरा कोई चीज आएगी। बात सीधी सी है। अगर न्याय में पहला मामला आजादी का है तो चाइना में न्याय होगा या नहीं होगा? तो रोल्स के हिसाब से देयर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ जस्टिस इन चाइना। चाइना में नहीं हो पाएगा, नॉर्थ कोरिया में नहीं, फासिस्ट कंट्री में बिल्कुल नहीं। इसलिए उनका दूसरी प्रायोरिटी क्या होगी? दूसरा, कल मैंने एक भी बात बता दी थी आपको। तो फर्स्ट प्रायोरिटी में क्या है? सभी के लिए इक्वल लिबर्टी और बेसिक लिबर्टीज दैट शुड बी अवेलेबल फॉर ईच एंड एवरीवन। सेकेंड प्रायोरिटी में क्या है? अवसर की समानता है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। सेकेंड प्रायोरिटी में अवसर की समानता है, दैट इज इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। आपको याद होगा मैंने इक्वलिटी में फिर आपको बता दिया था कि इक्वलिटी फॉर अपॉर्चुनिटी, और इक्वलिटी फॉर अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है? रोल्स ने यही बात कही है, ईच एंड एवरीवन, इवन ईच एंड एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू गेट द सेम थिंग। या सभी के लिए इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी किस बात की है? दैट इज फॉर बेसिक लिबर्टीज, दैट इज फॉर प्राइमरी गुड्स। जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनके लिए, जो प्राथमिक वस्तुएं हैं, दैट इज अवेलेबल फॉर ईच एंड एवरीवन। और प्राइमरी गुड्स क्या है? कल भी मैंने आपको बताया था, फर्स्ट वाज नेचुरल एंड सेकेंड वन इज ए सोशल। पहला प्राकृतिक है, दूसरा सामाजिक है। ये सबको मिलेगी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी।
पहली प्रायोरिटी में लिबर्टी, दूसरी प्रायोरिटी में अवसर की समानता, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, और इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर व्हाट? नेचुरल एंड सोशल गुड्स। नेचुरल गुड्स मीन्स हेल्थ, इंटेलिजेंस, ये कल भी मैंने आपको बता दिया था। सोशल मीन्स राइट्स, लिबर्टीज। ये सभी को मिलेगी। राइट, लिबर्टी, वेल्थ, स्वतंत्रता, अधिकार, मूलभूत संपत्ति, ये सभी को मिलेगी। लेकिन जो बात ध्यान में रखने की है कि दैट इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी वर्क्स अंडर द मार्केट इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था बाजारवादी होगी, पॉलिटिकल सिस्टम डेमोक्रेटिक होगा, तो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी कैसे दी जाएगी? थ्रू द वेलफेयर स्टेट। रॉल्स बिलीव इन ए वेलफेयर स्टेट, लेकिन वो साथ में बात करता है कि मार्केट इकोनॉमी की। लास्ट उसकी प्रायोरिटी है। तीसरी प्रायोरिटी है, तो रॉल से पूछा गया कि व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट और वेलफेयर, लिबर्टी और वेलफेयर? उसने कहा लिबर्टी और वेलफेयर। सेकेंड बात की जाए, इफिशियंसी इज मोर इम्पोर्टेंट और जस्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट? रॉल से पूछा जाए, पहली प्रायोरिटी उसने बता दी, लिबर्टी इज मोर इम्पोर्टेंट देन द वेलफेयर। ये उसने क्लियर कट कर दिया कि आप वेलफेयर देने के नाम पे आजादी छीनिए मत। सेकेंड प्रायोरिटी, इफिशियंसी इज मोर इम्पोर्टेंट और जस्टिस? कुशलता का महत्व ज्यादा है या न्याय का महत्व ज्यादा है? बेकुशलता का मतलब है जो समाज में क्षमतावान है, प्रतिभावान है, उन्हीं को सब काम करने का अधिकार होना चाहिए। उनके जीवन पर किसी प्रकार की पाबंदी नहीं होना चाहिए। बिकॉज ऑल द कैपेबल पीपुल दे आर वेरी मच इफिशिएंट। भाई जितने भी एक्टर्स हैं, क्रिकेट खिलाड़ी हैं, विराट कोहली इज इफिशिएंट। तो न्याय में हम किसकी बात को ध्यान रखें? विराट कोहली इज मोर इम्पोर्टेंट और लीस्ट एडवांस सेक्शन ऑफ सोसाइटी इज मोर इम्पोर्टेंट? इसलिए रॉल्स ने कहा जस्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट देन इफिशियंसी। सेकेंड प्रायोरिटी है जस्टिस, न्याय का महत्व ज्यादा है कुशलता से, तो सेकंड है जस्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट देन इफिशियंसी। यही एक बेसिक प्रिंसिपल है जहां रॉल्स नव उदारवादियों से अलग हो जाते हैं। अगर आप न्यू लिबरल्स में नॉजिक को देखेंगे, न्यू लिबरल्स बिलीव इन इफिशियंसी। नव उदारवादी कहते हैं कुशल व्यक्तियों को आगे बढ़ना चाहिए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होना चाहिए, और शक्तिशाली लोगों को आगे बढ़ने का अधिकार है, कंपटीशन होना चाहिए। रॉल्स ऐसा नहीं मानते, क्योंकि समाज में सभी की पोजीशन समान नहीं होती, तो कंपटीशन होगा तो कभी भी लीस्ट एडवांटेज सेक्शन के लिए फायदेमंद नहीं होगा। इसलिए रॉल्स ने कहा जस्टिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, और उसने कहा भी कि समाज में 10 लोग कितने संपन्न हैं, वो एक लोगों की गरीबी को कंपनसेट नहीं कर सकते। तो जस्टिस कैसा होना चाहिए? मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर और द डिग्निटी ऑफ ईच एंड एवरीवन। भाई एक तो न्याय होता है कि समाज में ज्यादा से ज्यादा लोग खुश हो जाएं, बहुमत खुश हो जाएं, रॉल्स के ध्यान में ऐसा नहीं है। इसलिए उसका तीसरा क्यों न्याय को बहुत महत्वपूर्ण मानता है, क्योंकि उसने कहा कि जो लीस्ट जो समाज का लीस्ट एडवांटेज सेक्शन है, उसके लिए अधिकतम से अधिकतम प्राथमिक वस्तुएं बांटी जाएगी। Therefore, Rawls always favor the least advantaged section of society. Even his primary purpose is empowering the least advantaged section of society. यानी अगर वो इफिशियंसी को मानता तो क्या इनके उत्थान की बात कभी करता? कभी नहीं करता। लेकिन रॉल्स का प्राइमरी पर्पज है जस्टिस में क्या होगा? जो समाज का वंचित वर्ग है, इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज द पीपल हु आर रिसाइडिंग बिलो पॉवर्टी लाइन, जो
झुग्गियों में रहते हैं, गरीबी रेखा के नीचे हैं, समाज के वंचित वर्ग है। रॉल्स के जस्ट में सबसे ज्यादा चिंता किसकी है? इनकी है। अब बताइए, इफिशियंसी इज मोर इंपॉर्टेंट और जस्टिस? जस्टिस। अब सवाल यह है, इनका उत्थान कैसे होगा? यहां पे कौन है? हमने बता दिया कि जो भी आपके घर में कोई भी गरीब व्यक्ति हो, अगर हट्स में झुग्गी में रहता है, वही यहाँ वाला व्यक्ति है। यहाँ कौन है? विराट कोहली, अक्षय कुमार, सलमान खान। अब बताइए, इनका गरीब होना इनके कारण है? मार्क्सवाद ने यही समझा। मार्क्सवाद ने कहा सलमान खान के सिक्स पैक का मूल कारण है कि राजपाल यादव खून चूसना। दैट इज मार्क्सिस्ट थिंकिंग कि जो अमीर व्यक्ति है उसने गरीबों को खून चूस रखा है, इसे न्याय कैसे होगा? पहले अमीरों की संपत्ति को हटाओ। रॉल्स ऐसा नहीं मानते, इनकी भलाई संभव है इनको आगे बढ़ा के। लिबर्टी का मतलब क्या है? जो प्रतिभाशाली लोग हैं उनको आगे बढ़ने दीजिए, इनको आगे बढ़ने दीजिए, और जब ये आगे बढ़ेंगे पैसा ज्यादा कमाएंगे, और पैसा ज्यादा कमाएंगे तो हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज देंगे कि भाई कुछ टैक्स इधर भी। अभी अलीगढ़ में कचौड़ी वाले को पकड़ा गया, उसका टर्नओवर 70 लाख का था, तो गवर्नमेंट ने कहा और कचौड़ी बेचो, प्रॉब्लम नहीं है, बस टैक्स हमें दे दो। टैक्स कौन देगा? हमने कल ही बता दिया, टैक्स अमीर देता है, गरीब देता है। अब बताइए, अमीरों का आगे बढ़ना इनके लिए फायदेमंद है, घाटे वाला सौदा है? यानी समाज में अभी आप देखेंगे, दैट इज साइन ऑफ ए लिबरल। रॉल्स इज ए लिबरल, और मार्क्सवादी भाषा में कहेंगे तो कहेंगे अरे लिबरल नहीं, पूंजीवादी है ये। लिबरल क्या बात करते हो, इज ए कैपिटलिस्ट। लेकिन आप याद रखिए, क्या आज के समाज में जहां भी न्याय की स्थापना की जा रही है, यही तरीका नहीं अपनाया जा रहा है? यही तरीका अपनाया जा रहा है कि समाज के वंचित वर्गों का उत्थान किया जाए। लेकिन हाउ वी कैन एम्पावर द लीस्ट एडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी? भाई सीधी सी बात है, इनको जस्टिस इज ऑल अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल गुड्स। इनको देना क्या है? ये इनको देना क्या है? ये। और इनको देने में पैसा लगेगा, मुफ्त में आ जाएगा? भाई दिल्ली सरकार करे मुफ्त में बिजली देंगे, मुफ्त में पानी देंगे, तो गरीबों को मुफ्त बिजली पानी देंगे तो उसका प्रोडक्शन तो होना चाहिए। प्रोडक्शन कॉस्ट बियर कौन कर रहा है? टैक्स पेयर। इसीलिए रॉल्स ने कहा जस्टिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन इफिशियंसी। जस्टिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन इफिशियंसी। इसे रॉल्स के न्याय में, अब बताइए, ज्यादा न्याय का व्यवहारिक तरीका है या नहीं है? रॉल्स के न्याय में आप ये कहेंगे अच्छा इसको हम ऊपर कर दें, इसको नीचे कर दें? रॉल्स कहेगा नेवर। प्रोसीजरल जस्टिस, इसलिए उसके न्याय को क्या कहा जाता है? लेक्सिकल प्रायोरिटी। जो चीज जिस जगह में है वो वहीं रहेगी। प्रोसीजर इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसलिए रॉल्स के न्याय को प्रोसीजर का, प्रोसीजर जस्टिस का मतलब है प्रक्रिया में कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। जैसे प्रोसीजर इज सेम फॉर एग्जामिनेशन ऑफ यूपीएससी, और रॉल सीधा कहता है प्रोसीजर सही है, परिणाम अपने आप जस्ट आएगा। परिणाम, डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंस, जस्ट अडॉप्ट द फेयर प्रोसीजर। एंड व्हाट इज अ फेयर प्रोसीजर? ये ऊपर नहीं होगा, ये ऊपर नहीं होगा, ये जहां है वहीं रहेगा, फर्स्ट प्रायोरिटी में, सेकंड प्रायोरिटी में, थर्ड प्रायोरिटी में। अब सवाल है, इसलिए रॉल्स के न्याय का प्योर प्रोसीजरल। प्रक्रिया बड़ी जबरदस्त है, लेकिन सवाल यह है रॉल्स का न्याय सोशल जस्टिस है या लीगल जस्टिस है? सोशल जस्टिस। एंड व्हाट इज सोशल जस्टिस? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दोज सोशल गुड्स। सामाजिक न्याय का मतलब है सामाजिक वस्तुओं का वितरण, सामाजिक न्याय है। इसीलिए रॉल्स ने माना प्रक्रिया को पालन किया जाएगा, लेकिन प्रक्रिया को अपनाते हुए जो परिणाम आ रहा है वो क्या है? सामाजिक न्याय। क्योंकि सामाजिक न्याय क्यों? गरीबों की चिंता है। इसे रॉल्स में कहा जाता है, उसने प्रक्रियात्मक न्याय, रॉल्स ने हमेशा कहा कि आई फॉलो द प्रोसीजरल जस्टिस, हमारा न्याय तो प्रक्रियात्मक है, परिणाम सामाजिक है। और जब हम सामाजिक न्याय को एक और शब्दों में व्यक्त कर सकते, सबस्टेंटिव जस्टिस, तो न्याय में दो शब्द का प्रयोग होता है। एक किस शब्द का प्रयोग करते हैं? प्रोसीजरल। दूसरा होता है
सबस्टेंटिव। प्रोसीजर का मतलब है, जैसे कि मान लीजिए कि मुझे कुछ सामान बांटना है, मान लीजिए कि मुझे कुछ सामान बांटना है, कुछ कोई भी चीज हो जाए कि आयुष्मान योजना को देना है, हमें आयुष्मान योजना देना है या कोई चीज देनी है, या बीसीसीआई में किसी का सिलेक्शन करना है क्रिकेट में, हम प्रोसीजर सबके लिए रखेंगे। जैसे पुलिस में रिक्रूटमेंट होता है, प्रोसीजर इज सेम, दैट इज ए प्रोसीजर जस्टिस। भाई सबकी हाइट एक होनी चाहिए, वेट एक लेवल से ऊपर होना चाहिए, रनिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, एग्जाम में पास होना चाहिए, प्रोसीजर जस्टिस। लेकिन सबस्टेंटिव का मतलब है प्रोसीजर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, आउटकम इज इम्पॉर्टेंट। यानी प्रोसीजर कुछ भी बनाओ, पार्लियामेंट में महिलाएं जानी चाहिए, सबस्टेंटिव जस्टिस। प्रोसीजर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, देयर शुड बी रिजर्वेशन फॉर SC and ST, सबस्टेंटिव जस्टिस। सबस्टेंटिव जस्टिस इज अदर नेम ऑफ सोशल जस्टिस। तत्वात्मक न्याय का दूसरा नाम क्या है? सामाजिक न्याय। और प्रोसीजरल जस्टिस क्या है? लीगल एंड पॉलिटिकल। इसे कहने के अलग अलग तरीके हैं। ये लीगल और पॉलिटिकल है। तो हर व्यक्ति को एक वोट दे देना, पॉलिटिकल जस्टिस। हर व्यक्ति को विधि के समक्ष समान बना देना, लीगल जस्टिस। प्रोसीजरल जस्टिस इज लीगल एंड पॉलिटिकल, एंड सबस्टेंटिव जस्टिस इज सोशल एंड इकोनॉमिक। सामाजिक और आर्थिक न्याय क्या है? तत्वात्मक न्याय है। तो अब बताइए, रॉल्स कह रहा है कि आई एम फॉलोइंग द प्रोसीजरल जस्टिस, वो कह रहा है कि मैं प्रक्रियात्मक न्याय मानता हूं, लेकिन परिणाम क्या रहा है? सबस्टेंटिव जस्टिस। इसलिए आप देखेंगे जितने न्यू लिबरल्स हैं, न्यू लिबरल्स बिलीव इन प्रोसीजरल जस्टिस। जो समाजवादी हैं वो किसमें विश्वास करते हैं? सबस्टेंटिव। रॉल्स सिंथेसाइज द बोथ। इसलिए आप याद रखिए, रॉल्स के प्रोसीजरल जस्टिस, वो तो अपने आप को कहता है कि आई एम प्रोसीजरल। प्रोसीजरल, उसकी इस प्रोसीजरल जस्टिस का एक और नाम दिया जाता है डीओंटोलॉजिकल। उसके इस प्रक्रियात्मक न्याय को हम एक और नाम देते हैं डीओंटोलॉजिकल। अब डीओंटोलॉजिकल को अगर हिंदी में कहना चाहे, परिणाम निरपेक्ष न्याय, डीओंटोलॉजिकल जस्टिस। तो डीओंटोलॉजिकल का मतलब क्या है? डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट, ड्यूटी फॉर ड्यूटी सेक। यानी कांट बहुत बड़ा फिलोसफर था, वो कहा करता था अपना काम सही करिए, डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट। और इसलिए डीओंटोलॉजिकल का मतलब है प्रोसीजर फेयर रखिए, परिणाम अपने आप फेयर आएगा। इसलिए उसने कहा जस्टिस इज फेयरनेस। देयरफॉर द वेरी फेमस सेंटेंस ऑफ रॉल्स, जो कल मैंने आपको बताया था, व्हाई ही सेड दैट जस्टिस इज फेयरनेस, क्योंकि प्रोसीजर फेयर है। एंड आप कहेंगे प्रोसीजर फेयर कैसे है? क्योंकि लोगों ने समझौते से बनाया, इट वॉज इम्पोज्ड ओवर द पीपल, इट वॉज मेड बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एमंग द पीपल। ये लोगों के समझौते से बना, किसी के ऊपर आरोपित नहीं है। कि बताइए जो प्रक्रिया तय की गई, लोगों ने ही माना या एक एक व्यक्ति ने माना? एक एक व्यक्ति ने माना, कॉन्ट्रैक्ट किया, उसके बाद ये तय किया भाई ये प्रोसीजर अपनाएंगे। इसलिए उसने कहा ऑन्टोलॉजिकल, डीओंटोलॉजिकल। यानी हम परिणाम की सोच ही नहीं रहे, बस प्रोसीजर फेयर रखिए, और प्रोसीजर फेयर रखेंगे तो परिणाम अपने आप अच्छा ही आएगा। तो फिर वही बात आ गई जस्टिस इज फेयरनेस, जो कल मैंने आपको बताया था। यही है रॉल्स की प्रायोरिटी प्रिंसिपल, लेक्सिकल प्रायोरिटी। आप लेक्सिकल प्रायोरिटी कहिए, प्रोसीजरल जस्टिस कहिए, आशय एक है। और इसीलिए कहा जाता है डीओंटोलॉजिकल। रॉल्स कांट के विचारों से कितना प्रभावित है? कांट यही कहा करता है जीवन में परिणाम की चिंता मत करिए, और आपको भी परिणाम चिंता नहीं करनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं इधर नंबर पाएंगे? बेस्ट काम करिए, जितना सोच रहे हैं उससे ज्यादा मिलेगा। काम तो अच्छे से करिए, बिना वजह परिणाम सोच सोच कर नर्वसनेस बढ़ा रहे हैं।
यू आर बिकमिंग एंग्जियस बिकॉज ऑफ द रिजल्ट, डोंट थिंक अबाउट। तो कांट कहा करता था ड्यूटी फॉर ड्यूटी सेक। रॉल्स ने भी कहा हमें परिणाम चिंता नहीं है, हमें प्रोसीजर में अच्छा बनाना है, परिणाम अपने आप अच्छा आ जाएगा। यही है लेक्सिकल प्रायोरिटी। रॉल्स के थियरी ऑफ जस्टिस में आखिरी टॉपिक, आखिरी उसका इशू क्या है? अच्छा, इसी को डिफरेंस प्रिंसिपल भी कहते हैं। डिफरेंस प्रिंसिपल मैंने पहले आपको बता रखा है, उसको फिर से बताने की आवश्यकता तो नहीं है, समानता में तो मैंने बता रखा है। यही तो डिफरेंस प्रिंसिपल है। डिफरेंस प्रिंसिपल क्या है? मैक्सिमम प्राइमरी गुड्स किसको मिलेगा? इनको। डिफरेंस प्रिंसिपल, तो इसका मतलब है डिफरेंस प्रिंसिपल क्या है? रॉल्स के न्याय में सभी प्रकार की विषमताएं खत्म होंगी और तार्किक विषमताएं खत्म होंगी। यानी ईच एंड एवरी टाइप ऑफ इनइक्वालिटी कैन बी abolished in the Rawlsian notion of justice. Only those kind of inequalities will be eliminated which is not beneficial for the least advantaged sections of, यही डिफरेंस प्रिंसिपल है, यही प्रायोरिटी है। तो डिफरेंस प्रिंसिपल मैंने आपको समानता बता दिया था। अंतिम हेडिंग है, रॉल्स का अंतिम हेडिंग है अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के विचार की आलोचना, द क्रिटिसिज्म ऑफ मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर। अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख का विचार। हाँ, तो बेंथम का विचार क्या था? रॉल्स ने क्रिटिसाइज किसको किया? देखिए, हु इज इंस्पायरिंग रॉल्स? इंस्पिरेशन ऑफ रॉल्स इज कांट एंड द पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म फॉर रॉल्स इज बेंथम। बेंथम का नाम मैंने इक्वलिटी में भी आपको बताया था, जहां कल्याणों की, जहां इक्वलिटी ऑफ वेलफेयर की बात आती है। तो रॉल्स इज अगेंस्ट द बेंथम एंड इन फेवर ऑफ कांट। तो सवाल है बेंथम और कांट में बेसिक डिफरेंस क्या है? कांट कांट कहता है द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच एंड एवरी वन इज इम्पोर्टेंट। कांट ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का महत्व होता है। तो न्याय का प्रिंसिपल कैसा होना चाहिए? जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का सरोकार हो। ईच एंड एवरी वन इज कंसीडर्ड एज इक्वल। दूसरा, बेंथम क्या कहता है? मेजॉरिटी, द वेलफेयर ऑफ मेजॉरिटी इज जस्टिस। ईच एंड एवरी वन, वी कांट टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरी वन। हम हर व्यक्ति की चिंता नहीं कर सकते, हर व्यक्ति को इंपॉर्टेंट नहीं कर सकते। इसलिए बहुमत सुख, बहुमत खुश, इट्स बेटर। इसलिए रॉल्स ने क्या, बेंथम, मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर। क्लास में गर्मी लग रही किसी को? अगर 2-4 लोगों को लग भी रही, हमें कोई चिंता नहीं है, बिकॉज वी आर बेंथमाइट। बेंथम ने क्लास में मेजोरिटी दी पीपल आर हैप्पी, तो 2-4 लोगों की आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब सबको आप खुश नहीं कर सकते। अब जरा सोचिए, बेंथम का आइडिया ज्यादा अच्छा है या कांट का? और दूसरा, बेंथम परिणामवादी है। बेंथम क्या कहता है? याद रखिए, जो जीता वही सिकंदर। बेंथम क्या कहता है? जो एग्जाम पास कर गया वो ब्रिलियंट, और जिसने पूरा सर फोड़ दिया पढ़ते पढ़ते, रात दिन इकट्ठा कर दिया, फेल हो गया, गधा, फुद्दू, फूल। अच्छा, लोग ऐसे नहीं कहते? अगर आप एग्जाम पास कर जाइए और आप घर वाले कहेंगे मैं जानता था, जीनियस थी ये, जीनियस, मुझे बचपन से इसके लक्षण पता थे। और एक ऐसा स्टूडेंट है भाई बहन जो आप जान दे दिया पढ़ते पढ़ते, दिमाग कम था इसका, पढ़ता तो बहुत था, दिमाग कम था। और फिर और थोड़ा, अगर थोड़ा सिंपैथेटिक रहेंगे तो ऐसा कहेंगे, नहीं तो कहेंगे ये पढ़ता था या मूवी भी देखता था रात में अंदर बंद करके, समझ नहीं आ रहा है करता क्या था ये। दुनिया रिजल्ट देखती है, इंटेंशन देखती है।
इरादे नहीं इंपॉर्टेंट है दोस्तों, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, कॉन्सिक्वेंस। और बेंथम क्या कहता है, परिणाम देखो। बेंथम के हिसाब से एक लड़का पतंग लूटने दौड़ा और 2 किलोमीटर तक पतंग का पीछा किया, उसका हाथ आई नहीं, उसने कोई काम नहीं किया। परिणाम आना चाहिए। एंड इफ यू वांट टू सक्सीड मैटेरियली इन दिस लाइफ, फॉलो द बेंथम। बेंथम कहता है एक ही चीज मायने रखता है, वो क्या है, परिणाम। परिणाम इज इंपॉर्टेंट, रिजल्ट इंपॉर्टेंट, इंटेंशन इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। इरादा क्या था, बड़े बड़े इरादे अच्छे लग रहे हैं वालों के दोस्तों, हमने किसी के प्रति बड़ा अच्छा इरादा रखा, कोई हमें ही डांट के चला गया, अब लीजिए दिल टूटा कि नहीं टूटा। लेकिन इसलिए बेंथमाइज नोशन ऑफ जस्टिस इज नोन एज कॉन्सेक्वेंशियलिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। कॉन्सेक्वेंस, परिणाम। परिणाम अच्छा तो प्रयास अच्छा, परिणाम अच्छा तो सब कुछ अच्छा। ये क्या कहते हैं, नो, इंटेंशन इज मोर इंपॉर्टेंट। देयरफॉर कांट बिलीव इन डीओंटोलॉजिकल। कांट कहेगा अरे काम तो किया ना, ये इंपॉर्टेंट है, इंटेंशन तो अच्छे रहे। कांट परिणाम में बिल्कुल विश्वास नहीं करता। अब आप देखिए यही बात आप इक्वालिटी ऑफ वेलफेयर में लगा लीजिए, वही इक्वालिटी ऑफ वेलफेयर में लगा दीजिए। इसलिए बेंथम क्या कहते हैं, हमें माइनॉरिटीज की चिंता नहीं है। ऐसा उन्होंने कहा तो नहीं, लेकिन जो कहा उससे यही बात निकल के आई कि नहीं, ही बिलीव्स इन जस्टिस मीन्स वेयर मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर। लेकिन ये क्या कहते हैं, मेजोरिटी माइनॉरिटी की बात है ही नहीं है, बट डिग्निटी ऑफ ईच एंड एवरी वन, दैट इज इंपॉर्टेंट। यहाँ क्या है, प्लेजर है, बस सुख इंपॉर्टेंट है, यहाँ डिग्निटी का महत्व है। कहते सुख अच्छा प्लेजर गरिमा में फर्क होता है। प्लेजर का मतलब कोई आपको 2 गिलास जूस पिलाए उसके बाद गाली देकर भगाता, बेकार की बात करता है, हमेशा पीछे लगा रहता है। और कोई आपको कुछ भी न खिलाए, सम्मान से बात करे, ये क्या है, डिग्निटी। किसको महत्व देंगे, बेंथम कहता है कोई भी, याद रखिए किसी बेंथम के हिसाब से कोई भी व्यक्ति हो कितना भी गाली दे, अगर खाना खिलाता है उसके पीछे लगे रहिए। पेट भर गया दोस्तों, मजे करिए, उसके बाद 2-4 बात करिए, सुन लीजिए। कांट क्या कहता है, नो, द डिग्निटी ऑफ ईच एंड एवरी वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस लाइफ इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स लाइफ। जिस दिन हम केवल पेट भरने के लिए काम करना शुरू कर देंगे, परसों में अंतर कहाँ रहेगा। इसलिए बेंथम फिर यहां लग हो जाता है, रॉल्स इज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय कांट। और बेंथम में बड़ी समस्या आती है। बेंथम की जब यही बात सारी इक्वालिटी ऑफ वेलफेयर में लिख लेंगे, बेंथम हमेशा वेलफेयर की बात करता है, रॉल्स ने कहा नहीं, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। और बेंथम ने लगातार ये बात कहने का प्रयास किया कि डेमोक्रेटिक सेटअप में कहीं भी अगर आप लोकतांत्रिक शासन बना रहे हैं तो वहां लोगों के प्रेफरेंस अलग अलग होंगे। अब समस्या आती है कि बेंथम कहता है मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर। अब सभी को सुखी बनाना है, तो मान लीजिए इस क्लास में लोगों के सुख लेने के तरीके अलग अलग। लोग सुख लेने के तरीके, कोई कहेगा मैं कार चला के सुख लेना चाहता हूँ, कोई कह रहा है साइकिल चला के। अब कार वाले को सुख देना ज्यादा महंगा है साइकिल वाले को, बेंथम के विचार में प्रॉब्लम है। हाउ वी कैन सेटिस्फाई द नीड ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ maximum happiness of maximum number, because the preference of each and everyone is different. इसलिए समस्या है। कांट में ऐसा नहीं है। कांट कहता है नहीं भाई, देखिए हमारे लिए कुछ बेसिक वस्तुएं हैं जो सभी को बांटी जाएंगी, कुछ बेसिक वस्तुएं हैं। इसलिए बेंथम को क्रिटिसाइज किया, और रॉल्स ने कांट को फॉलो कैसे किया, फिर वही बात आएगी अगला। ये इसके आगे मैंने बता दिया है कल भी, कैसे फॉलो किया। तो कांट का फेमस सेंटेंस क्या है, मैन इज इंड इन सेल्फ। इसी से रॉल्स ने क्या स्वीकार कर लिया, सेल्फ इज प्रायर टू इट्स। ये बात मैंने कल बताई थी, समुदायवादियों में बताया, फिर आज इसी बार बता दिया। इसलिए ये विचार रॉल्स कांट से लेते हैं
यानी रॉल्स के न्याय में जो फिलोसॉफिकल फाउंडेशन है, व्यक्ति की प्राथमिकता, व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की आजादी। बेंथम में क्या है? व्यक्ति का सुख, कल्याण। अगर बेंथम की बात मान लेंगे तो कल्याण के नाम पर आजादी को दबा सकते हैं। बेंथम में वेलफेयर पहले आ गया, रॉल्स में गरिमा पहले है, डिग्निटी पहले है, लिबर्टी पहले है, राइट पहले है, वेलफेयर नहीं है। हाँ, उसके बाद वेलफेयर आएगा इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी में, पहले नहीं आएगा। इसलिए रॉल्स का पूरा चिंतन कारण से प्रभावित है। और मैन इज इन इट सेल्फ, इसका कल भी मैंने आपको मतलब बता दिया था, व्यक्ति स्वयं में साध्य है। यानी पूरी इस दुनिया का एकमात्र मानदंड क्या है? व्यक्ति। जितनी चीजें हैं, समाज, राज्य, सरकार, ये बनाई किसके द्वारा गई है? व्यक्ति के द्वारा, और व्यक्ति के लिए। वही बात रॉल्स ने कह दी। सेल्फ का मतलब मैं, पहले मतलब, और हम ये किया है उद्देश्य। यही है पूरा रॉल्स का न्याय। रॉल्स का न्याय यही है। अब आपके सिलेबस में लिखा है कम्युनिटेरियंस क्रिटिक ऑफ रॉल्स, समुदायवादियों ने रॉल्स की आलोचना कैसे की। अगला हेडिंग आपके सिलेबस में लिखा गया कम्युनिटेरियंस क्रिटिक ऑफ रॉल्स, समुदायवादियों ने रॉल्स की आलोचना कैसे की। यहां तो कुछ पूछना तो नहीं है। अच्छा, किसी ने फिर पूछा है वेल ऑफ इग्नोरेंस क्या है। भाई, वेल ऑफ इग्नोरेंस क्या है? इट इज हाइपोथेसिस, परिकल्पना। इट इज हाइपोथेसिस है, परिकल्पना है, जहां पे सभी व्यक्ति समान थे। अज्ञान का पर्दा है, जहां व्यक्तियों में विषमता नहीं थी। इसको हटा दें, क्योंकि ये सब मैंने कल आपको एक्सप्लेन कर रखा है। अब देखिए, हाउ कम्युनिटेरियंस क्रिटिसाइज रॉल्स, ये भी अच्छा हमने समुदायवाद बता रखा है कि नहीं। अब आप बताइए, अब मैं आपसे पूछूंगा, आपको समुदायवाद मैंने बता दिया, पहले रॉल्स मैंने बता ही दिया है। अब बताइए क्यों रॉल्स को समुदायवादी आलोचना करेंगे। मुझे पॉइंट बताइए, ऐसे नहीं। मुझे पॉइंट अब बताइए, ऐसे मत बताइए। कोई व्यक्ति हो 3-4 पॉइंट अब बता देगा वाई कम्युनिटेरियंस आर क्रिटिसाइजिंग रोल्स, क्योंकि हमने दोनों बातें बता दी है। अब मैं जानना चाहता हूं कि आपने चीजों को समझ रखा है या आपने रटा हुआ है। समुदायवादियों में बता रखा है, रोल्स भी बता रखा है। तो अब वो बात अब फिर से हम आपको विस्तार नहीं करेंगे। मैं सिर्फ पॉइंट पूछना चाहता हूं कि कहां कहां कम्युनिटेरियंस क्रिटिसाइज करते हैं रोल्स को। यानी पहला पॉइंट यही है, रोल्स बिलीव इन सेल्फ इज, हमेशा की टर्म यूज करेंगे। हम केवल को पॉइंट याद दिला दे रहे हैं, बाकी सब हमने पहले आपको बता दिया है, लिखवा भी दिया है। रोल्स बिलीव इन सेल्फ इज प्रायर टू इट्स एंड। कम्युनिटेरियन क्या करते हैं? एंड इज प्रायर टू सेल्फ। फर्क आ गया। यानी इसी बात को अपने कहा, ये मानते हैं समुदाय पहले है, ये क्या मानते हैं? व्यक्ति पहले है। इसी बात कहने का तकनीक तरीका है। और हमको बार बार कहते हैं जब लिखना शुरू करिए तो कम से कम उस टेक्निकल वर्ड का प्रयोग करिए, तो आपको आधे मार्क्स तो इससे ज्यादा मिल जाएंगे। अगर इसी बात को सिंपल हमने लिखा होगा, ये व्यक्ति को पहले मानते हैं, समुदाय को पहले मानते हैं, इतना इंप्रेसिव नहीं होता। दूसरी बात, दूसरा क्या आलोचना करेंगे? यानी आप देखिए, रॉल्स के पूरे समझौते में जब रॉल्स ने ये कहा कि अज्ञान का पर्दा, जब रॉल्स ने अज्ञान के पर्दे की बात की, वेल ऑफ इग्नोरेंस, इसका मतलब है न वहां समाज था, न परिवार था, न राज्य था, न कोई ऐसा कल्चरल बैकग्राउंड था। यानी रॉल्स कल्चर, समाज, इन सबको मानता है, हिस्ट्री। और यही समस्या उदारवादियों की है, क्योंकि व्यक्ति को ऐसा मान लेते हैं जैसे कोई अणु हो। वेल ऑफ इग्नोरेंस का मतलब है रोल्स एवाइडेड द कल्चर, सोसाइटी। और बल्कि महिलाओं ने भी बहुत इस पे आपत्ति की।
महिलाओं ने कहा ये बताओ, जब अज्ञान के पर्दे के पीछे, वेल ऑफ इग्नोरेंस, जब तुम लोग समझौता कर रहे थे तो हमें कहाँ लिवा गए? महिलाओं ने कहा हमें तो बना दिया घर में खिचड़ी बनाने के लिए, और समझौता करे तुम चले आए। महिलाओं ने कहा हम लोग समझौते में थे ही नहीं, रॉल्स, बेकार की बात मत करो। अच्छा, मार्क्सवादी क्या कहते हैं? रॉल्स क्या क्या कैपिटलिस्ट है, क्या दिमाग लगाया। यानी अब सवाल है कि पूंजीपति भूल जाएंगे कि उनके पास इतना संपत्ति है, और गरीबों को भूलने की आवश्यकता नहीं है। यानी क्लास डिवाइडेड सोसाइटी इज रियलिटी एंड हाउ हिज अज्ञान का पर्दा, मतलब हमें भूल जाएंगे समाज में क्लास का डिवीजन है। कमाल की बात है। मकान मालिक भूल जाएगा को मकान मालिक नहीं है, और मजदूर भूल जाएगा वो मजदूर नहीं है। मार्क्सिस्ट कहते हैं ये बहुत कैपिटलिस्ट है। कैपिटलिस्ट एक एक से फार्मूला लेकर आते हैं। अब बताइए, व्यक्ति कल्चर के बाद है, समाज के बाद है, परिवार के बाद है, ऊपर से कूद पड़ा है कहीं से। रॉल्स कैसे व्यक्ति बात करते हैं? और यही उदारवादियों की सबसे बड़ी गलती है। एक बहुत आप ध्यान देंगे, न्यू लिबरल बाजारवादी व्यवस्था को मानते हैं, कल्याणकारी राज्य बिल्कुल नहीं मानते। रॉल्स ने वेलफेयर स्टेट माना, लेकिन दोनों का फिलोसॉफिकल फाउंडेशन एक ही है। बोथ बिलीव इन एटोमिस्टिक सोसाइटी, बोथ बिलीव दैट ह्यूमन नेचर इज एब्स्ट्रैक्ट एटम। अच्छा, हम अणु हैं या समाज के पार्ट हैं? एक अणु का दूसरा अणु कोई रिलेटिव नहीं होता। एक अणु से दूसरे अणु का कोई चाचा बहन कोई रिश्ता नहीं होता। वी आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी। रॉल्स ने इस बात को बिल्कुल नहीं माना। समुदायवादी क्या मानते हैं? कम्युनिटी इज मोर इंपॉर्टेंट। बिना कम्युनिटी के समझौता कैसे हो गया? और समुदायवादी इसीलिए कहते हैं अच्छे समुदाय में न्याय अपने आप निहित होता है। जस्टिस इज इनहेरेंट इन अ गुड कम्युनिटी। समुदायवादी मानते हैं अच्छे समाज में न्याय अपने आप निहित होता है। और समुदायवादी कौन है? सेंडल। सेंडल ने किताब लिखी लिबरलिज्म एंड लिमिट्स ऑफ जस्टिस। तो क्या मानते हैं? अच्छे समुदाय में न्याय अपने आप अंतर्निहित होता है। जस्टिस इज इनहेरेंट इन अ गुड सोसाइटी। अच्छे समाज में न्याय तो अपने आप अंतर्निहित होता है, उसको बनाने की आवश्यकता थोड़ी पड़ती है। और अगर कम्युनिटेरियन से पूछा जाए अच्छे समाज का मतलब बताओ, परिवार। अच्छा, परिवार न्यायपूर्ण संस्था का न्यायपूर्ण। कम्युनिटेरियन के हिसाब से कहेंगे न्यायपूर्ण। अच्छा, महिलाओं के हिसाब से कहेंगे तो महिलाएं कहते हैं रोल्स बहुत बड़ा पितृसत्ता, ये वजह पेट्रियार्कल। महिलाओं ने कहा जब तक पिता की सत्ता नहीं जाएगी तब तक परिवार न्यायपूर्ण कैसे होगा? कम्युनिटेरियन से कहा नो, सोसाइटी कम्युनिटी इज जस्टिस, कम्युनिटी इज जस्ट, फैमिली इज जस्ट। अच्छा, समुदायवादियों से कहा जाएगा परिवार न्यायपूर्ण कैसे है? अच्छा, परिवार में कोई समझौता हुआ है? बिना समझौते पे काम चलता है। अच्छा, हमारा छोटे भाई के बड़े भाई बहन के साथ कोई समझौता है क्या? आपको पेरेंट्स पढ़ा लिखा रहे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट किया कितना पैसा आपको वापस करना पड़ेगा? अच्छा, बैंक से लोन लीजिए तो कॉन्ट्रैक्ट होता है? बिना कॉन्ट्रैक्ट के देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट इन फैमिली। और फैमिली में क्या होता है, जो परिवार का फुक्कड़ मेंबर है उसको भी इतनी फैसिलिटी मिलती है जो कमाने वाला है, बल्कि माँ उसका ध्यान ज्यादा रखती है। इसी बात पर झगड़ा होता है। माँ उसी बच्चे का सबसे ज्यादा ध्यान रखती है जो परिवार में फुक्कड़ है, क्योंकि वो पता है इसका कोई ध्यान नहीं रखेगा, तो उसका सारा केयर वो करती है। इसीलिए न्याय बनाने की आवश्यकता है, दैट इज पार्ट ऑफ कम्युनिटी। फिर यहाँ पे डिफरेंसेस है। तीसरा, अब ये देखिए, ये पढ़ के आप कंपैरिजन की स्किल होनी चाहिए। 4-5 पॉइंट हर चीज से निकाल लिया। रोल्स की प्रॉब्लम क्या है? रोल्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट सम बेसिक प्राइमरी गुड्स। रोल्स के लिए कुछ प्राथमिक वस्तुएं हैं जो हर जगह बांटना चाहते हैं। और रोल्स का माना जाए तो यही प्राथमिक वस्तुएं जो हमने कई बार आपको बता दिया, यही प्राथमिक वस्तुएं हर समाज के लिए, हर सोसाइटी के लिए डिमांड की जाती है। प्राथमिक वस्तुएं चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सुविधाएं चाहिए। लेकिन कम्युनिटेरियन क्या कहते हैं? नो, एक ही समान वस्तुएं
अलग अलग समाजों के लिए उपयोगी नहीं होती। देयरफॉर देयर इज ए कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए सोशल गुड्स, यानी सेम सेट ऑफ गुड्स may not be preferred in various different societies। एक ही चीज प्रिफर नहीं होगी। जैसे आप देखेंगे कम्युनिटेरियंस बोलते भी हैं, फैमिली स्फीयर का मतलब क्या होता है? लिबरलिज्म एलिमेंट्स ऑफ जस्टिस एंड स्फीयर ऑफ जस्टिस, यानी फैमिली में प्राइमरी गुड्स के मतलब अलग होंगे, मार्केट में अलग होगा, फैमिली में अलग होगा, मार्केट में अलग होगा, स्टेट एंड गवर्नमेंट में वस्तुओं के मतलब अलग होंगे। एक ही समान वस्तुएं समाज के सभी समूहों में नहीं बांटी जा सकती, और फैमिली में भी अलग होगा। हमने एक एग्जाम्पल पिछली बार आपको बताया भी था, समुदायवाद बताते हुए, कि ईरान में जाकर आप कोई चीज बांट रहे हैं, दैट गुड मे नॉट बी प्रेफरेबल इन यूएस। अब इंडिया में कोई चीज आप बांट रहे हैं, वो हो सकता है कि यूएस में न लागू हो। इसका मतलब है हमारे यहाँ कोई पॉप डांस कर सकता है, लेकिन उसके ड्रेस अलग होंगे, अमेरिका में ड्रेस अलग होंगे, तो सोशल गुड्स अलग हो गए, नहीं अलग हो गए। अब मान लीजिए कि जहां पे कुछ कैथोलिक सोसाइटी है, कैथोलिक सोसाइटी में आज भी एबॉर्शन इज बैंड, तो वहां पे अगर ऐसी मेडिकल फैसिलिटी दी जाएगी, दैट मे नॉट बी प्रेफरेबल। बात बहुत सीधी सी है, सरदारों की बस्ती में नाई की दुकान, मीनिंगलेस। एक ही समान वस्तुएं सब समाज में उपयोगी नहीं होती। कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से उपयोगी है नहीं उपयोगी है होता है होगा। अगला, फैमिली में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है सामान का? लव के आधार पे। मार्केट में कंपटीशन, राज्य में फेयर, रूल्स एंड रेगुलेशन, तीनों चीजें अलग अलग है। अब आप आईएएस अधिकारी बन गए तो अपने छोटे भाई क्या कहेंगे, यार तू थोड़ा दिन तू भी डीएम बन ले, मेरा मन उबर है आजकल, आजा आजा। परिवार में संभव है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सचेंज हो जाए, राज्य में नहीं। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ चेंजिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मार्केट में परिवार में छोटा जो थोड़ा जो नहीं कमाने वाला उसकी सब मदद करते हैं। अब मार्केट में क्या होता है, किसी की दुकान नहीं चल रही है तो उसको जिसकी दुकान चल रही है सामान जाके दे देगा, यार तुम भी कुछ ले लिया करो, ऐसे ऐसे ठीक नहीं लगता। मीनिंग ऑफ इक्वालिटी डिफर्स फ्रॉम द स्फीयर ऑफ सोसाइटी। देयर इज नो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी एंड नो यूनिवर्सल सेट ऑफ गुड्स which can be distributed in each and every society। न तो समानता कोई सार्वभौमिक मायने है और न ही कोई सामाजिक वस्तु है जो उसको हर समाज में बांटा जा सकता है। ये समुदायवाद में बताया था कि नहीं बताया था? बताया था कि नहीं बताया था आपको? धीरे से क्यों बोल रहे हैं? हम रिपीट कर रहे हैं, ये सब आपको बताना चाहिए, ये सब तो आपको बताना चाहिए। तीसरा, चौथा कहां पे? अब देखिए, रोल्स के जस्टिस, रोल्स के जस्टिस में आपको अच्छा कोई और कंपैरिजन बता सकते हैं? रोल्स के जस्टिस में जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, दैट इज हाइपोथेटिकल, वो का परिकल्पना पर आधारित है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट है परिकल्पना पर आधारित, ऐसा हो गया था, लोग जुट गए, और ऐसा परिकल्पना जो कि कभी समाज में पूरा हुई नहीं। जबकि कम्युनिटेरियंस क्या मानते हैं, कोई ऐसी स्थिति है ही नहीं है जहां व्यक्ति समाज से अलग रह सके। तो कम्युनिटेरियन क्या मानते हैं, इंडिविजुअल इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, उससे अलग हो ही नहीं सकता वो। इसी बात को इन लोगों ने टेक्निकली कैसा कहा है, सेल्फ इज सर्टिफिकेटेड सेल्फ, सेल्फ इज एम्बेडेड सेल्फ। तो व्यक्ति अलग कहां से होगा? सारी वही शब्द प्रयोग कर दिए, उन्होंने पहले बताया रखा है आपको। सेल्फ इज एम्बेडेड सेल्फ, सेल्फ इज सर्टिफिकेटेड, व्यक्ति अवस्थित है, व्यक्ति समाज में धसा हुआ है।
यानी हम समाज से कहीं निकल ही नहीं सकते, और जब समाज से अलग नहीं निकल सकते तो समझौता कैसे कर लेंगे। इसलिए समुदायवादियों के हिसाब से क्या है, समझौता बिल्कुल बेकार है। ये सब बातें मैंने आपको बता रखी है, इसलिए हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। और जो पहले बता रखे उसको फिर से दोबारा हमने केवल पॉइंट आपको बता दिया, इसका विस्तार कर दीजिए। लेकिन अब बताइए, समुदायवादियों के रोल्स की आलोचना ठीक है गलत है? यानी कुल मिला के एक ही आलोचना का तरीका आपको बता दें, रोल्स ने समझौता कैसे किया, सामाजिक वस्तु कैसे देना चाहता है, व्यक्ति की मान्यता क्या है, एक एक पॉइंट पे आप आलोचना कर दीजिए। समुदायवादियों ने आलोचना कर दी है, ये सारी बात हमने पहले आपको बता रखी है, इसलिए कल हमने रिपीट कर दिया। इसमें कुछ पूछना है? अब बताइए रॉल्स ने इसका जवाब कैसे दिया। रॉल्स ने जवाब दिया वो आप लिख लीजिए। समुदायवादियों की आलोचना का रॉल्स ने क्या जवाब दिया? इस समुदायवादियों ने आलोचना कर दी, जो हमने पहले बता दिया था समुदायवाद में, इस केवल पॉइंट आपको लिख दिया, उसका विस्तार नहीं किया। नाइनटीन 71 के बाद आफ्टर 1971 व्हेन ही रोट अ थियरी ऑफ जस्टिस, 1971 के बाद जब उसने न्याय का सिद्धांत लिखा था, 1993 में रॉल्स ने अपनी दूसरी किताब लिखी, पॉलिटिकल लिबरलिज्म। में पहले जिसमें उसने अपना न्याय का सिद्धांत बताया, दैट वाज इन थियरी ऑफ जस्टिस 71। इन 93 ही रोट पॉलिटिकल लिबरलिज्म। उसने राजनीतिक उदारवाद का सिद्धांत लिखा, जिसमें रॉल्स ने यह माना वेयर रॉल्स हैज एक्सेप्टेड द फैक्ट ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी इन सोसाइटी, जिसमें रॉल्स ने माना कि समाज में अनेक प्रकार के समूह और संस्कृतियां विद्यमान होती हैं। वेरियस काइंड ऑफ कल्चर ग्रुप्स एग्जिस्ट इन सोसाइटी, समाज में अनेक प्रकार की समूह और संस्कृतियां विद्यमान होती हैं। देखिए रॉल्स की खामी क्या है जो उदारवादियों ने पकड़ी और बाद में रॉल्स ने खुद करेक्ट की। एक बहुत ध्यान से अब देखने की आवश्यकता है, जो भी रॉल्स ने व्यक्ति का चित्रण किया है उदारवादी व्यक्ति है। और ये बात आप जानते हैं, उदारवाद का इतिहास इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन के बाद आधुनिक युग में यूरोप शुरू हुआ। आज भी भारत जैसे देश में आप देखेंगे उदारवाद कितने प्रभाव के बाद भी फैमिली इज द प्राइमरी यूनिट इन इंडिया। जब मैकडोनाल्ड ने यहाँ पे रेस्टोरेंट बनाए तो यूएस में जितने भी मैकडोनाल्ड के रेस्टोरेंट है उसमें बैठने का कोई इंतजाम नहीं है, स्टैंडिंग सुविधा है, आप जाइए खा के चले आओ। लेकिन जब भारत में मैकडोनाल्ड ने वही चेन ऑफ रेस्टोरेंट बनाया तो उसमें सिटिंग अरेंजमेंट किया, क्योंकि यहाँ देखा पूरी फैमिली के साथ लोग चन्नू मुन्नू पूरा ताऊ आंटी सब बातें हैं। अमेरिका में कौन आए, एक अलग से अणु की तरह रहा है, दूसरा अणु की तरह आया। एक बात बहुत ध्यान समझने की है, उदारवादी जो मानव का स्वभाव चित्रण करते हैं दैट इज अ मोर और लेस वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन। तो पश्चिमी जमाने का मानव कैसा है, तो सेकुलर है, एथिस्ट है, तो धर्म उनको ज्यादा विश्वास रखता नहीं, बड़ा ही रेशनल है, इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी है। ऐसा इस्लामी देशों में है, दैट इज डाउटफुल। ऐसा जापान में है, नॉट एट ऑल। इंडिया में है, बिल्कुल नहीं। इसका सीधा सा मतलब है, रॉल्स ने कहा कि मेरे न्याय का सिद्धांत हर जगह चल जाएगा, और ये बात न्याय को लेके नहीं, यही बात मानव अधिकार को लेके भी आती है। क्योंकि पश्चिम में जो मानव का विचार दिया गया, अब जरा सोच के देखिए, कल्चरल वैल्यूज के डिफरेंसेस हैं,
अब भाई संस्कृतियां अंतर है, समाज अंतर है, हिस्ट्री अंतर है, और आप कह रहे हो कि न्याय का एक ही फॉर्मूला है जो हर जगह लगा देंगे। ये फिजिक्स का नियम है या समाज की व्याख्या है? समाज फिजिक्स के नियमों से नहीं चलता। रॉल्स ने गलती की, ये रॉल्स ही गलती नहीं करते, हर उदारवादी गलती करता है। उदारवादी कहता क्या ना, आवर वैल्यूज आर वेरी मच सुपीरियर, और इसी को पूरी दुनिया में लगा लो। यही अंग्रेज कहा करते थे, यही आज लोग करते हैं। इसलिए कम्युनिटेरियंस ने कहा नो, इट इज अ पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्शन। कम्युनिटेरियन का मूल बात तो इसी बंद पर टकराया। कम्युनिटेरियन ने कहा नहीं भाई, आप जो बात बता रहे हो इट मे नॉट बी एप्लीकेबल फॉर दी चैम्पियन कम्युनिटी। इसलिए आप देखेंगे कि उदारवादी क्या कहते, समानता समानता समानता। बहुसंस्कृतिवादियों ने करके कह रहे डिफरेंसेस, अल्पसंख्यकों को अलग अधिकार दो। अब जो अमेरिका में माइनॉरिटीज हैं उनके लिए एक ही समान वस्तुएं थोड़ी चाहिए। कनाडा में सरदार गए तो उन्होंने कहा भाई हमें बिना हेलमेट पहन के स्कूटर चलने की सुविधा दी जाए, अलग और कल्चरल वैल्यू है। अब फ्रांसीसी सरकार कहेगी कि किसी किसी बच्चे के लिए स्कूल में जाने से पहले रिलीजियस सिंबल नहीं होना चाहिए, न बुर्का होना चाहिए, न क्रॉस होना चाहिए, न साफा होना चाहिए। सबसे मुश्किल है साफा उतारना, भाई केस कटवाना बड़ा मुश्किल है। देयर इज ए कल्चरल डिफरेंसेज इन सोसाइटी, जिसको पश्चिम के लोग उदारवादी यही तो गलती करते हैं। आपका न्याय सिद्धांत आप चाहते हैं पूरी दुनिया में लग जाए, नहीं लगेगा। और कम्युनिटेरियन ने इसी बात को लेकर ऑब्जेक्शन कर दिया। कम्युनिटेरियन का नहीं, आपका सिद्धांत नहीं लगेगा। तो रॉल्स ने बाद में पॉलिटिकल लिबरलिज्म इस बात को माना, नहीं देयर इज ए डाइवर्जेंस ऑफ कम्युनिटी। धर्म को लेकर कल्चर अलग अलग है, धर्म की मान्यताएं अलग अलग हैं। और आप जानते हैं धर्म के बदलने से भौतिक वस्तुओं की प्रेफरेंस बदल जाते हैं। पंजाब में इधर ये सिख रिलीजन, पीपल आर मोर मेटलिस्ट, और जहां पे थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स हिंदुज्म है, इस्लाम है, पीपल आर नॉट वेरी मच मेटलिस्ट। उनको भगवान, उनको बनारस मरने की चिंता ज्यादा है। और पंजाब के व्यक्ति क्या कहता है, हो जाएगी बल्ले बल्ले, हो जा, खाओ पियो मौज उड़ाओ। इसी कितने रॉक स्टार पंजाब से क्यों आते हैं। और पंजाब का कोई बाबा भी होता है तो बाबा राम रहीम जैसा रॉक स्टार। नॉर्थ इंडिया में ऐसा बाबा नहीं चाहिए। नॉर्थ इंडिया बाबा कैसा होना चाहिए, सूखा दुबला पतला, मतलब एकदम से गिरुआ बस धारण के बाबा दिखना चाहिए, नहीं तो बाबा एक्सेप्ट ही नहीं हो पाएगा वो। दिस डिफरेंस ऑफ कल्चरल वैल्यूज। तो आप ऐसे कैसे मान लोगे कि एक ही कल्चर है। इसे रॉल्स ने बाद में करेक्ट किया। नो नो, रॉल्स ने कहा नहीं, एक आई एम एक्सेप्टिंग द डाइवर्जेंस ऑफ कल्चरल वैल्यू। पहली बार रॉल्स ने माना कि हाँ भाई होता है ऐसा, यही तो लिखा उन्होंने अगला पॉइंट। उन्हें क्या लिखा आपने, हाँ संस्कृतियां विद्यमान होती हैं, इसलिए रॉल्स ने अपने व्यक्ति केंद्रित विचारों में परिवर्तन किया। नाउ रॉल्स इज चेंजिंग हिज इंडिविजुअलिज्म आर द इंडिविजुअल सेंट्रिक आइडियाज। अब उसने अपने व्यक्ति केंद्रित विचारों में परिवर्तन किया और विभिन्न समूहों के अस्तित्व को स्वीकार किया, एंड एक्सेप्टेड द प्रेजेंस ऑफ वेरियस ग्रुप्स इन सोसाइटी। और उसने विभिन्न समूहों के अस्तित्व को स्वीकार किया, एंड एक्सेप्टेड द प्रेजेंस ऑफ वेरियस ग्रुप्स इन सोसाइटी। ग्रुप्स इन सोसाइटी जिसमें न्याय के लिए एक आम सहमति का निर्माण किया जाएगा, ओवर आर्किंग कंसेंसस। जिसमें न्याय के लिए एक सहमति का निर्माण किया जाएगा। देयर विल बी ओवर आर्किंग कंसेंसस।
ओवर आर्किंग कंसेंसस का मतलब है कि अब ज्ञान के पर्दे के पीछे समझौता नहीं होगा, बल्कि एक आम सहमति का मतलब है कि बहुत सारे समूह को लोग आएंगे, धर्म के लोग आएंगे, कल्चर भाषा के लोग आएंगे और वो इस बात का समझौता करेंगे कि न्याय कैसा होना चाहिए। लेकिन ये बात तो रॉल्स नहीं छोड़ पाया, क्योंकि ही इज एन अमेरिकन, तो हमेशा मानता है कि कंसेंसस के द्वारा आज भी लोग डेमोक्रेसी को मानते हैं, संविधानवाद को मानते हैं, लिबर्टी को मानते हैं, हम अपने कल्चरल वैल्यूज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अमेरिका में बहुत सारे समुदाय के लोग चले गए, हिस्पैनिक हैं, इंडियंस हैं, इस्लाम के मानने वाले हैं, तो देयरफॉर द कल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तब उसने इस बात को चेंज कर दिया, जस्टिस पहले कहता जस्टिस इज फेयरनेस, अब उसने क्या कहा, ओवर आर्किंग कंसेंसस। ओवर आर्किंग कंसेंसस होगा किस मामलों के लिए? अगला पॉइंट, इसीलिए न्याय में देयरफॉर इन जस्टिस इसलिए न्याय में प्रत्येक संस्कृतियों का सम्मान किया जाएगा। देयरफॉर वी विल प्रिजर्व द ईच एंड एवरी कल्चर इन मेकिंग ऑफ जस्टिस। परंतु लोकतंत्र, संविधानवाद, के दायरे में ही न्याय का निर्माण होगा। बट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जस्टिस इज रिमेन द सेम, दैट इज डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। न्याय का संदर्भ एक ही जैसा है, वो संविधानवाद होगा, डेमोक्रेसी होगी। तो रॉल्स ने यहाँ इस बात को चेंज कर दिया, यहाँ तो सांस्कृतिक विविधता को माना। और लास्ट में उन्होंने ये भी कहा, अगला पॉइंट, उसने अपनी किताब द लॉ ऑफ द पीपल लास्ट में लिखा, लॉ ऑफ द पीपल तो बाद में उसने सबसे लेट में लिखी किताब नहीं, लास्ट इसी की है। फाइनली ही रोट द लॉ ऑफ द पीपल, और रॉल्स ने लॉ ऑफ द पीपल में अंतरराष्ट्रीय राजनीति, में शांति स्थापना हेतु, फॉर मेंटेनिंग पीस इन इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में शांति की स्थापना हेतु विभिन्न संस्कृतियों के महत्व को स्वीकार करने पर बल दिया। Even he was in favor for the respecting the various cultures and communities for maintaining peace in international relations. अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विभिन्न संस्कृतियों, समूहों की संस्कृति को स्वीकार करने पर बल दिया। नहीं, रॉल्स का ये विचार उस विचार से अलग है, जैसा कि सैमुअल हंटिंगटन ने कहा कि देयर विल बी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। फ्रांसिस फुकुयामा ने कहा लिबरलिज्म हैज वन द बैटल ऑफ आइडियोलॉजीज। तो जो फ्रांसिस फुकुयामा कहना चाहते थे उदारवाद ने पूरी दुनिया जीत ली, रॉल्स ने कहा ऐसा नहीं है, हर समाज की कल्चर अलग अलग है और इसलिए शांति से रहना है तो बहुत सारी कल्चर के बीच शांतिपूर्ण सहअस्तित्व होना चाहिए। इसे रॉल्स ने अपने आप को करेक्ट किया। रॉल्स ने करेक्ट किया कि नहीं, इस सिस्टम में हम लॉ जस्टिस को बदलेंगे। लास्ट में अमर्त्य सेन क्या कहते हैं इसके बारे में, रॉल्स के बारे में? लास्ट हेडिंग है द व्यू ऑफ अमर्त्य सेन रिगार्डिंग रॉल्स।
देखिए अमर्त्य सेन ने पहली बात लिखी नीति वर्सेस न्याय, तो उन्होंने इंग्लिश बुक में भी नीति शब्द का ही प्रयोग किया है, ऑल्दो नीति इज हिंदी टर्म, बिकॉज ही इज इंडियन देयरफॉर इज नीति वर्सेस न्याय। तो उन्होंने क्या कहा, पहला उन्होंने रॉल्स के न्याय को नीति का नाम दिया, NITI। फॉर अमर्त्य सेन Rawlsian justice is like a नीति, in bracket it's like procedure और procedural justice। अमर्त्य सेन ने कहा रॉल्स का न्याय नीति की भांति है, क्योंकि रॉल्स ने प्रक्रियाओं पर अत्यधिक बल दिया। फॉर रॉल्स प्रोसीजर आर वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, रॉल्स के न्याय में एक तो खामी है, अगर हम रॉल्स के न्याय का बिल्कुल एग्जैक्ट प्रिंसिपल ले ले तो देयर इज नो जस्टिस इन हांगकांग, मे नॉट बी इन सिंगापुर एंड साउथ कोरिया। साउथ कोरिया सिंगापुर जैसे दो पूरी साउथ ईस्ट एशिया कहानी आप देखिए, रुचिर शर्मा ने बाकायदा इस बात को लिखा है कि साउथ ईस्ट एशिया में जो डेवलपमेंट का तरीका है उसमें डेमोक्रेसी पीछे रही है हमेशा। ली क्वान सिंगापुर में थी और ली क्वान ने कहा भाई देखो डेमोक्रेसी डेवलपमेंट में कोई एक रास्ता चुनना हो तो डेवलपमेंट तरफ आओ, डेमोक्रेसी नहीं। अमेरिका में कहा जाता है कि जहां आजादी पहले आएगी वहीं डेमोक्रेसी होगी, वहीं न्याय होगा। अगर रॉल्स की बात की जाए पहले आजादी फिर जस्टिस, दुनिया में ऐसा मॉडल नहीं आया है। अब बताइए चाइना में इतनी तेजी से पॉवर्टी एलिवेशन किया, गरीबी को हटाया गया। चाइना इतना बड़ा देश है, शिक्षा स्वास्थ्य की सुविधा, तो सवाल है जस्टिस क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स है या केवल प्रक्रिया है। अगर रॉल्स के न्याय का तरीका अप्लाई कर दीजिए तो चाइना में नो जस्टिस, सिंगापुर एंड हांगकांग, साउथ कोरिया विदाउट जस्टिस। इसी बात को लेकर अभी हांगकांग में कोहराम मचा हुआ है। हांगकांग के लोग क्या करना चाहते हैं, ये बात सिंगापुर में पहले से ली क्वान ने कर दी थी कि वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो द अमेरिकन मॉडल। व्हाई वी शुड फॉलो द अमेरिकन मॉडल, भाई अमेरिका के तरीके से हम क्यों काम करें। इसे रॉल्स ने अमर्त्य सेन का जो व्यू ज्यादा प्रेगमेटिक है, उनका नहीं, न्याय का मतलब होता है लोगों को सामाजिक आर्थिक सुविधाएं मिलना, न कि किस तरीके से मिलना, दैट डजंट मैटर। अगला पॉइंट, अमर्त्य सेन का तर्क है कि न्याय में प्रक्रिया के बजाय परिणाम का ज्यादा महत्व है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल गुड्स इज मोर इंपॉर्टेंट इन जस्टिस देन प्रोसीजर। न्याय में प्रक्रिया से ज्यादा परिणाम का महत्व है, और यहाँ परिणाम का मतलब है कि न्याय का मतलब है सामाजिक वस्तुओं का वितरण। जस्टिस स्टैंड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल गुड्स रादर देन मेंटेनिंग प्रोसीजर्स। इसलिए रॉल्स ने माना है कि चीन में भी न्याय है, सॉरी, इसलिए अमर्त्य सेन ने माना है कि चीन जैसे देशों में भी न्याय है। Therefore, Amartya Sen also accepted the justice in a communist country like China। चीन जैसे देशों में भी न्याय है। चीन जैसे देशों में न्याय है, तो यहाँ पे रॉल्स डिफर करते हैं अमर्त्य सेन से। तो रॉल्स कहते हैं कि भाई सोशल गुड्स बांटा जाए, इसका मतलब है कि रॉल्सियन अर्बन अमर्त्य सेन का न्याय पॉलिटिकली कल्चरली ज्यादा डिफरेंशिएटेड सेंसिटिव है, जो उदारवादी कभी नहीं करते। उदारवादी कहते हैं भाई हमारा विचार, हमारा अधिकार, हमारा लोकतंत्र पूरी दुनिया में लागू हो जाए, हमारा न्याय। अमर्त्य सेन ने कहा नहीं, आपका न्याय यहाँ प्रॉब्लम है। और दूसरी बात,
रोल्स में क्या है? वस्तुओं का वितरण होता है। दूसरा पॉइंट, रोल्स के द्वारा न्याय की कल्पना उदारवादी लोकतांत्रिक बाजारवादी ढांचे में ही की गई है। रोल्स के द्वारा न्याय की कल्पना उदारवादी लोकतांत्रिक बाजारवादी ढांचे में ही की गई है। द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रोल्सियन जस्टिस इज ए डेमोक्रेसी, मार्केट इकोनॉमी एंड लिबरल स्टेट। जबकि सेन ये मानते हैं, however Amartya Sen said that, जबकि सेन ये मानते हैं कि गैर उदारवादी देशों में भी न्याय संभव है। सेन ने माना कि गैर उदारवादी देशों में भी न्याय संभव है। सेन said that justice may there in a non-liberal democratic countries too। इसी बात को हमने दूसरे तरीके से कह दिया, तो चाइना क्या है? उदारवादी लोकतंत्र तो नहीं है। लेकिन कोई ये कह दे चाइना में अन्याय है, तो शायद उसने चाइना को देखा नहीं। चाइना ने जितनी सुविधाएं दे दी हैं उतनी शायद विकसित देशों में आज में नहीं मिल रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि चाइना श्रीलंका नेपाल को इतनी सहायता दे सकता है, अपने लोगों को कितनी सहायता दे रहा है वो। तो ये कहना कि नहीं ओनली लिबरल मार्केट इकोनॉमी यही कॉन्टेक्स्ट में जस्टिस होगी, दैट इज अ काइंड ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ लिबरल वैल्यूज। उदारवादी मूल्य पूरी दुनिया में आप थोपना चाहते हैं और वो उदारवादियों की बड़ी खामी रही है। तीसरा पॉइंट, तीसरा, रोल्स के न्याय में वस्तुओं के वितरण पर बल है। रोल्स इज एम्फेसाइजिंग ओवर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी गुड्स। रोल्स के न्याय में वस्तुओं के वितरण पर बल है, जबकि अमर्त्य सेन क्षमताओं को बढ़ाने पर बल देते हैं। अमर्त्य सेन स्पोक अबाउट द इनहेंसमेंट ऑफ कैपेबिलिटीज अंडरलाइन। अमर्त्य सेन क्षमताओं को बढ़ाने पर बल देते हैं। एम्फेसाइज ओवर इनहेंसमेंट ऑफ कैपेबिलिटीज, अमर्त्य सेन क्षमताओं को बढ़ाने पे बल देते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है। अब क्षमता हमने बता रखा है आपको इक्वलिटी में, कैपेबिलिटीज की बात है, दो चार लाइन आप वहां भी आप लिख सकते हैं। तो ये अमर्त्य सेन और रोल्स के न्याय के तरीके में मूल अंतर है। इसी के साथ हमारा, और बाकी आप देखें जो मार्क्सिस्ट आलोचना है ये सब तो सिलेबस में लिखी नहीं गई है, इससे बड़ी पुरानी बातें पड़ गई है और एग्जामिनर का ध्यान धर जाएगा, थोड़ा सा डाउटफुल है। अच्छा, किसी ने बड़ा सवाल पूछा कि जस्टिस क्या है। भाई जस्टिस का सीधा सा मतलब है फेयरनेस। पहला, जस्टिस का मतलब क्या? फेयरनेस। फेयरनेस किसमें? लीगल जस्टिस क्या है? सभी के लिए समान विधि है। पॉलिटिकल जस्टिस क्या है? वन पर्सन वन वोट है। सोशल जस्टिस क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल गुड्स है। जस्टिस मीन्स मेकिंग बैलेंस एंड प्रोपोर्शन इन सोसाइटी। न्याय को एक शब्दों में कहना चाहें, समाज में संतुलन बनाए रखना। प्लेटो अरिस्टोटल में पढ़ेंगे भी हम इस बात को क्लासिकली। आज इनको थिंकर पढ़ना है, इसके लिए इसने रिपीट नहीं किया यहाँ पे। और प्लेटो ने बड़ी अच्छी बात कही, जस्टिस इज काइंड ऑफ मेंटेनिंग अ बैलेंस इन सोसाइटी, हार्मोनी इन सोसाइटी। समाज में सामंजस्य बनाया जाए, संतुलन बनाया जाए, यही तो न्याय है। अब संतुलन बनाए रखने का पहला तरीका क्या है? मॉरल। सब लोग अच्छे हो जाए, समाज में संतुलन अपने आप रहेगा। इनजस्टिस कैसे होता है? एक व्यक्ति दूसरे की संपत्ति हड़प ले, झगड़ा कर ले, दैट इज इनजस्टिस, शोषण कर ले।
तो समाज में हार्मोनी बनाए रखना पहला तरीका क्या है? मॉरल, दूसरा लीगल, तीसरा सोशल जस्टिस। यानी समाज में संतुलन बनाए रखें के तरीके अलग अलग हो गए। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ जस्टिस इज सेम, दैट इज मेंटेनिंग हार्मोनी एंड प्रोपोर्शन इन सोसाइटी। तो बताइए जस्ट सोसाइटी कैसी होगी? अच्छा, जस्ट व्यक्ति भी होना चाहिए, जस्ट सोसाइटी होनी चाहिए। व्हाट इज इट? यूनानी युग से लोकतंत्र की शुरुआत होती है। एंड यूनानी युग में एथेंस वॉज द प्लेस वेयर फर्स्ट टाइम अ डेमोक्रेसी वॉज प्रैक्टिस्ड। एथेंस ऐसा नगर राज्य था। इट वॉज नॉट ए स्टेट, इट वॉज ए सिटी स्टेट। वह नगर राज्य था। नगर राज्य का मतलब छोटे छोटे राज्य जिनकी आबादी 30,000 40,000 ऐसी आबादी हुआ करती थी। अब नगर थे या गांव थे ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एथेंस में पहला जो डेमोक्रेसी थी, इट वॉज रूल बाय द पीपल। ये पहला ऐसा शासन था जहां जनता सीधे शासन करती थी। बात ध्यान देने की है, देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्शन इन डेमोक्रेसी। लोकतंत्र जब पहले आया तो वहां सीधे जनता ही शासन करती थी, निर्वाचन का विचार ही नहीं था। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्शन। बल्कि यूनान में क्या था? लोग बैठते थे सामूहिक सभाओं में, जैसे हमारे यहाँ चौपाल पे हैं। यूनान में कैसा लोकतंत्र था? अगर भारत में मॉडल देखना चाहते हो तो ग्राम सभा को देखिए, विलेज पंचायत। ग्राम सभा पे सारे गांव के लोग बैठते हैं और सारे गांव के लोग जो दे आर मोर देन एज ऑफ 18, दे सिट टुगेदर एंड दे डिसाइड एनीथिंग अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ विलेज। और वही गांव के बारे में सारे विकास के काम करते हैं, सारी योजनाओं को आगे बढ़ाते हैं। इस वजह से अगर ये विचार पहली बार देखा जाए जहां लोगों का ही शासन था, जो बात ध्यान देने की है, लोगों के प्रतिनिधियों का नहीं। डेमोक्रेसी डजंट मीन्स फॉर द पीपल, इट वाज बाय द पीपल। लोगों के ही द्वारा था। और जब लोगों के ही द्वारा शासन होगा तो कौन शासक होगा, कौन शासित होगा? जब गांव में मैं ही बैठा हूं शासन करने के लिए और खुद हमें अपने लिए शासन करना है, तो हु इज अ रूलर एंड हु इज रूल्ड? इसलिए यूनानी युग में कैसा लोकतंत्र था? प्रत्यक्ष। इट वॉज ए डायरेक्ट डेमोक्रेसी। वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र था, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब है जहां जनता खुद ही शासन करने बैठती थी, जहां जनता कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, जनता कोई चुनाव नहीं था। इस वजह से यूनान में पहली बार शुरू हुआ प्रत्यक्ष लोकतंत्र का विचार। और जहां पे शासन में लोग सीधे सहभागिता करें तो स्वाभाविक रूप में सब लोग समान हो जाएंगे। अब जहां सब शासन में सहभागिता कर रहे हैं, इसका मतलब डेमोक्रेसी में सब समान, न कोई शासक न कोई शासित। और कम्युनिटी लाइफ में सब लोग पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। तो ये तो बात देखने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन देयर वाज सम ड्रॉबैक। यूनानी युग में लोकतंत्र आया और यूनानी युग में ये लोकतंत्र इसलिए संभव था कि वहां पे नगर राज्य की संख्या 10,000 30,000 40,000, मैक्सिमम 50,000। तो सब लोग बाकायदा बैठते थे और शासन करते थे। लेकिन अब देखेंगे उसमें प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी? सब लोग शासन में भाग तो लेते थे, ईच एंड एवरी मेंबर वाज इक्वल, सब लोग शासन में सहभागिता करते थे। अच्छा, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होना चाहिए? पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग और वोटिंग। अच्छा, आज का लोकतंत्र कैसा है? वोटिंग का है। हमारा डिसीजन में पार्टिसिपेशन नहीं होता। वहां वैसा था ही नहीं, वोटिंग का विचार नहीं था। लेकिन देखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी, अगर समाज में 40,000 लोग थे तो पार्टिसिपेशन वॉज अलाउड ओनली फॉर 1/10। 1/10 या 1/4-5 लोगों को ही पार्टिसिपेशन अलाउड था। कैसे? वुमेन्स, महिलाओं को पार्टिसिपेशन दिया नहीं गया, क्योंकि यूनानी को माना जाता है कि महिलाएं कम दिमाग रखती हैं।
ऐसा यूनानी युग के लोग मानते थे, मेरा विचार ऐसा नहीं है दोस्तों। आई एम नॉट सब्सक्राइबिंग टू दैट व्यू, बट दैट वाज सेड बाय एरिस्टोटल, द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। एरिस्टोटल ने कहा कि महिलाओं को राजनीतिक जीवन में भागीदारी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनमें न केवल विवेक कम है, वो आगे विकसित होने की भी कोई संभावना नहीं है। ऐसा वो कहा करता था, लेस डेवलप रीजन। अब बताइए, इसलिए तरीके दोस्त, इसलिए इसलिए फेमिनिस्ट चिढ़ते हैं। फेमिनिस्ट का मतलब जो नारीवादी विचार है, उनको बता दो कि मैडम बताओ आपका अरिस्टोटल पे क्या विचार था। उल्लू था अरिस्टोटल, बहुत बड़ा उल्लू था। अब आप बताइए, ये कौन सी डेमोक्रेसी है? आपने आधे सेक्शन को तो भगा दिया और करो डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी दूसरा, उन्होंने कहा स्लेव्स आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द सिस्टम। दास कौन थे? द ह्यूमन बींग माइनस रीजन इज इक्वल टू दास। दास थे। ह्यूमन बींग माइनस लेस रीजन इज इक्वल टू वुमन। जिसमें विवेक कम वो महिला, विवेक शून्य दास। और तीसरा आर्टिसंस, यानी जो व्यापारी थे, दे वर नॉट अलाउड इन पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग। तो आर्टिसंस व्यापारी। ट्रेडर्स, ट्रेडर्स, अच्छा जब अरिस्टोटल से पूछा गया था व्हाई नॉट ट्रेडर्स, तो उसने कहा जो ट्रेडर्स होते हैं वो तो हमेशा नाप तोल काम करते हैं, इधर फायदा उधर घाटा, इनको कोई समय मिलता नहीं। पॉलिटिक्स में वो आएगा जो समय देगा, योगदान करेगा, ये तो बस खाली हिसाब किताब करते रहते हैं। और फॉरेनर्स तो वैसे अलाउड नहीं थे, फॉरेनर्स तो आज भी किसी देश में अलाउड नहीं होते। व्यापारी नहीं थे, महिला नहीं थे, दास नहीं थी। तो शासन में भागीदारी कौन करता था? ओनली मास्टर। और मास्टर कौन था? पुरुष था, विवेकशील था, वो शासन भागीदारी करता था। इसलिए कहा जाता है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी तो, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वे आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द सिस्टम। और दूसरी बात याद रखिए, डेमोक्रेसी का विचार यूनानी युग से था, लेकिन प्लेटो बहुत उसका क्रिटिक था। प्लेटो ने क्या कहा, बस यूनानी युग, जब लोकतंत्र का विचार यूनानी युग से आया, तो अगर जितने पुराना विचार है उतना पुराना प्लेटो का क्रिटिसिज्म है। और वाई प्लेटो वाज क्रिटिसाइजिंग? प्लेटो का तो पहला, डेमोक्रेसी इज अबाउट अमाउंट टू मॉब रूल, ये भीड़ का शासन है। डेमोक्रेसी इज अबाउट द मॉब रूल, ये भीड़ का शासन है। अच्छा बताइए, डेमोक्रेसी में प्रॉब्लम क्या है? अगर सभी लोगों को शासन में सहभागिता दे देंगे, क्योंकि यहाँ यूनान में क्या था, पुरुष शासन में सहभागी करते थे, मेल्स वर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट। इसका मतलब सभी समझदार हैं, सभी बराबर के समझदार हैं, सभी काम सब मिलकर करेंगे, यही डेमोक्रेसी का सिद्धांत है। तो मान लीजिए हम लोग कहीं वेकेशन पे चल रहे हैं और हम लोगों ने एयरलाइंस का टिकट बुक करा लिया, सारे क्लास के लोग बैठ गए। अब जस्ट इमेजिन, भाई रॉल्स की तरह हम भी जरा हाइपोथेसिस करें क्या होता है। अब उसके बाद वोटिंग हुई कि एरोप्लेन कौन उड़ाएगा। दोस्तों परिणाम एक ही होता है, आप उड़ाए चाहे मैं उड़ाऊं, परिणाम एक ही होगा। तो सवाल ये है, अब बताइए डेमोक्रेसी क्या होता है? भीड़ तय करेगी क्या करना है या स्पेशलाइजेशन तय करेगा? और प्लेटो कहा करता था शरीर की बीमारी को दूर करने के लिए स्पेशलाइज्ड डॉक्टर चाहिए और शासन करने के लिए बेकार का आदमी। और प्लेटो ने तो इतना तक कहा था कि डेमोक्रेसी में होता क्या है। अच्छा उसका प्रेजेंट एग्जांपल आपको बता दें, स्मृति ईरानी कौन मिनिस्टर है क्या? अच्छा महिला बाल का। आप लोगों से ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, ऐसा क्यों? कमाल की बात है। अच्छा जो आईएएस अधिकारी हैं वो ज्यादा एफिशिएंट है, मोदी ज्यादा एफिशिएंट है? तो मंत्री कौन है, ऐसा क्यों? अच्छा हु इज द हेल्थ मिनिस्टर? अरे हर्षवर्धन ठीक है, एज ए डॉक्टर, स्पेशल एस जयशंकर तो ठीक है,
आपको लगता नहीं दोस्तों, मंत्री बनने के लिए हमारी डेमोक्रेसी की ये हालत है, और प्लेटो ने ये क्रिटिसाइज किया, यहां ग्रुप डी का एग्जाम पास करने के लिए मैथ की जानकारी चाहिए। एसएससी के एग्जाम पास करने के लिए रोज रीजनिंग, मैथ, पता नहीं क्या क्या बच्चे रटे जा रहे हैं। वित्त मंत्री बनने के लिए नहीं है। वित्त मंत्री बनना ज्यादा आसान है एसएससी के एग्जाम पास करना? कभी सोचा दोस्तों? आसान काम पे आपको ध्यान नहीं जा रहा है, एसएससी नहीं हुआ डिप्रेस हो जा रहे हैं। वित्त मंत्री का रास्ता खुला हुआ है, देयर इज नो क्वालिफिकेशन। और जरा हमारे संविधान को देखिए, राष्ट्रपति कौन बन सकता है? भारत का नागरिक हो, उसमें कुछ भी करना नहीं है, पैदा हो जाना है। एज ऑफ 35 मस्ट बी कंप्लीटेड, वो अपने आप 35 कंप्लीट है, उसमें कुछ भी नहीं करना है। तीसरा, लाभ के पद पे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, वो आज तक मिला नहीं। इसलिए डेमोक्रेसी में क्या है, वर्चुअली नो क्वालिफिकेशन। इसे टका सिर भाजी, टका सिर खाजा, अंधेर नगरी, ये यही प्लेटो ने कहा था। प्लेटो डेमोक्रेसी, अगली बार कोई, इट्स रूल ऑफ इग्नोरेंट, ये मूर्खों का शासन है। इट्स रूल ऑफ इग्नोरेंट, ये मूर्खों का शासन है। अच्छा, समाज में ज्यादा संख्या मूर्ख होते हैं, होशियार होते हैं? बहुमत कौन होता है? ये प्लेटो ने कहा दोस्तों, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। प्लेटो ने कहते बहुमत तो मूर्ख ही होता है, भीड़ का शासन होता है, और उसी को आप शासन दे रहे हो। और ये बात प्लेटो क्यों कहा करता था? प्लेटो ने कहा, ग्रेट फिलोसफर सोक्रेटिस, प्लेटो का सबसे बड़ा गुरु सोक्रेटिस था, जिसको बहुत बड़ा विद्वान मानता था, पूरा यूरोप उसको मानता है। इन मूर्खों ने उसको मार दिया था। सोचिए, तो प्लेटो ने कहा था ये शासक है। और प्लेटो क्या कहता था भाई? क्या कहता था, अगर कैप्टन शिप को चलाने के लिए स्पेशलाइज चाहिए, बॉडी के ट्रीटमेंट के लिए स्पेशलाइजेशन चाहिए, व्हाई नॉट फॉर रूलिंग? शासन के लिए स्पेशलिस्ट चाहिए। इसलिए लोकतंत्र का विचार उतना पुराना है जितना पुराना है यूनानी युग। लेकिन डेमोक्रेसी इज कंसीडर्ड एज अ वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मेरा बच्चे में टोटे टोटे कर दूं, खल्लास कर दूं, लेकिन इसलिए इसने क्या किया, लोकतंत्र सबसे बुरा शासन है, बेकार का शासन है, वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अरिस्टोटल इतना तक कहा कि डेमोक्रेसी इज द वर्स्ट अमंग द बेस्ट एंड द बेस्ट अमंग द वर्स्ट। अरस्तु से पूछा गया कि लोकतंत्र कैसा है? उनका खराब में कंपेरिजन करोगे तो अच्छा बता दूंगा, अच्छे में कंपेरिजन करोगे तो सबसे खराब आएगा। आपका क्या मानना है? आपका क्या मानना है? अगला, अब कैसे आधुनिक युग है? अगला, रोम काल से धारणा बदली, फ्रॉम रोमन एज ऑनवर्ड्स। अब आप देखें आधुनिक युग में विचार कैसे है? अगला, मैकियावेली पहला। तो अरिस्टोटल का स्टेटमेंट आप देख सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एमंग द बेस्ट। इधर प्लेटो अरिस्टोटल में थिंकर में बताना पड़ता है, जिसको एक्सप्लेन कर देंगे वहां भी। डेमोक्रेसी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अमंग बेस्ट एंड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अमंग द वर्स्ट। लोकतंत्र सबसे अच्छे शासन प्रणालियों में सबसे बुरा है और सबसे बुरे शासन प्रणालियों में सबसे अच्छा है। अब अगर स्कॉलर की बात करेंगे फ्रॉम मॉडर्न एज, मैकियावेली। मैकियावेली ही वॉज इटालियन। मैकियावेली ने पहला आधुनिक विचारक था जिसने कहा रिपब्लिकन। उसने डेमोक्रेसी शब्द का प्रयोग नहीं किया, किस शब्द का प्रयोग किया? रिपब्लिकन। उसने कहा रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मैकियावेली पहला मॉडर्न थिंकर था जिसने कहा गणतंत्री शासन प्रणाली सबसे अच्छी होती है।
रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखिए कितना बड़ा चेंज आ गया, क्योंकि यूनानी युग में हमेशा डेमोक्रेसी शब्द का डेमोस प्लस ग्रेशिया, लोगों का शासन। रोम मैकियावेली इटालियन था, फ्रॉम रोम, तो रोमन ने कभी डेमोक्रेसी शब्द का प्रयोग नहीं किया, रिपब्लिकन शब्द का प्रयोग कर दिया। और डेमोक्रेसी में माना बहुमत का शासन, मूर्खों का शासन, इसलिए टर्म डेमोक्रेसी इज मोर इन नेगेटिव सेंस रादर देन पॉजिटिव। रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज बेटर। अच्छा, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को मैकियावेली ने इतना अच्छा क्यों माना? तो पहला कारण, वाई? फर्स्ट, तो मैकियावेली ने कहा इससे राष्ट्र की एकता अखंडता संरक्षित होती है। इट प्रिजर्व द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। उसने इसको अच्छा क्यों कहा? कारण उसने बताया, उसने प्रिजर्व द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। इससे राष्ट्र की एकता अखंडता संरक्षित होती है। कैसे भी कारण बता देंगे। सेकंड, इसमें विद्रोह की संभावना कम होती है। इट इज लेस प्रोन टू द रिवोल्ट। देयर इज लेस लाइकलीहुड ऑफ रिवोल्ट इन ए रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसमें क्रांति की, विद्रोह की संभावना कम होती है। और तीसरा, इसमें व्यक्ति स्वतंत्रता मिलती है। पीपल एंजॉय लिबर्टी इन ए रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। व्यक्तियों को स्वतंत्रता प्राप्त होती है। पीपल एंजॉय लिबर्टी इन द रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब एक बात आप देखेंगे कि बड़ा इंटरेस्टिंग पार्टी है। मैकियावेली ने क्यों कहा कि लोकतंत्र से राष्ट्र की एकता अखंडता मजबूत होती है? क्योंकि बहुत ध्यान से देखने का आवश्यकता है। अगर कल के लिए चाइना का हमला हमारे ऊपर हमला हो जाए तो वो गवर्नमेंट के ऊपर हमला है या लोगों के ऊपर हमला है? बालाकोट के बाद ऐसा लोगों को लगा था जैसे 10-10 हजार रुपए घर में पहुंचा दिया गया हो। वही इमोशंस वाज रनिंग हाई, क्योंकि लोकतंत्र खास बात है। सरकार के ऊपर हमला लोगों के ऊपर हमला माना जाता है, क्योंकि लोगों का शासन है। डेमोक्रेसी अलग किस्म की फीलिंग पैदा कर देता है। जबकि अब देखें, राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था, तो एक राजा दूसरे पे राजा पे हमला करता था, आम जनता बैठ के देखती रहती थी। उसको पता था कि वी वर नॉट पार्टिसिपेंट इन द गवर्नमेंट, हमसे क्या मतलब है, कोई क्यों कोई कोई हो जाए नृप। तो तुलसीदास ने कहा भी है कि कोई हो नृप हमें कहानी, वी डोंट केयर। आज ऐसा नहीं है। अभी चाइना है, चाइना में जरा सा डोकलाम में मामला हो गया, हमारे राष्ट्रवाद की भावनाएं जगने लगी। और डेमोक्रेसी कैसे लोगों की रक्षा करती है। एक मैं पर्सनल एग्जांपल आपको बताऊं। जब कारगिल इन्वेजन हुआ उधर पाकिस्तान का, तो मेरे गांव के 90 ईयर्स के लोग व्यक्ति थे और वो बीमार थे, चल नहीं पाते थे, लेकिन सुना कारगिल हो रहा, तो अब मैं कारगिल में जाऊंगा देश की रक्षा करने का। दादा कैसे तुम जाओगे, तुम्हें पता है कारगिल कहाँ है? उनका पूछ लूंगा। अरे तुम बहुत ऊंचाई पे है। उनका मैं चढ़ते चढ़ते मर जाऊंगा। लेकिन मैं सोचता हूँ मेरा जीवन देश के नाम जाए। ये फीलिंग केवल रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होती है, मैं केवल जानता था। और याद रखिए, व्हाई इट इज लेस प्रोन टू रिवोल्ट, क्योंकि सबका शासन होता है। जब सबका शासन होता है तो ज्यादा सेटिस्फेक्शन होता है। राजा महाराजाओं के समय ऐसा संभव नहीं था। लेकिन मैं केवल ने यह भी कहा, रिपब्लिकन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बट नॉट सुटेबल फॉर ईच एंड एवरी कंट्री। अच्छा शासन तो है, हर जगह के लिए उपयोग नहीं हो सकता। तो उसे पूछा कि ये क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ यही बात है। रिपब्लिकन गवर्नमेंट में लिबर्टी तो मिलती है। अच्छा, डेमोक्रेसी में कितनी आजादी मिलती है? वो हांगकांग वाले से पूछो। तो आजादी तो मिलती है, डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ चॉइस। भाई यहाँ आप आजाद हैं फिल्म बनाने के लिए, फिल्म देखने के लिए, फिल्म न भी देखने के लिए, कपड़े पहनने के लिए, कपड़े न पहनने के लिए, सिंह बनाने के लिए और न बनाने के लिए आप आजाद हैं। बाकी देशों में आजादी नहीं मिलेगी।
डेमोक्रेसी में आजादी तो फील होती है, इस बारे में कोई दो राय नहीं। लेकिन मैकियावेली से पूछा गया, ये बताओ कहीं भी लगा दो गाना, ना कहीं मत लगाओ, ये वहीं लगे कि जहाँ पे लोगों का मॉरल कैरेक्टर बहुत ऊंचा हो, जहाँ लोग सेल्फिश होंगे, वहां ये शासन नहीं लगेगा। तो उसे पूछा कहाँ लगेगा, उसने स्विट्जरलैंड में लगा लो, बाकी जगह नहीं। तो मैकियावेली ने इसी कंडीशन बता दी थी, इट इज बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बट मे नॉट बी एप्लीकेबल इन ईच एंड एवरी सोसाइटी। उसने कहा जहां लोग स्वार्थी होंगे, लालची होंगे, वहां ये शासन काम नहीं करेगा। उसने थोड़े कंडीशन बता दिए। इसके बाद आधुनिक युग में इस विचार को किसने आगे बढ़ा दिया? उदारवादियों ने। मैकियावेली के बाद ये विचार कहाँ गया गया? उदारवादियों का। इसलिए पहला, लिबरल कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। मैकियावेली से ये विचार उदारवादियों के हाथ में आ गया। लिबरल कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी या ब्रैकेट में रिप्रेजेंटेटिव मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। अब एक फर्क आप देखेंगे, वट रिप्रेजेंटेटिव मॉडल कहिए या लिबरल मॉडल कहिए, अभिप्राय एक ही है। रिप्रेजेंटेटिव मॉडल कहिए, लिबरल मॉडल कहिए, क्लासिकल मॉडल कहिए, आशय एक ही है। और रिप्रेजेंटेटिव क्यों? इट वॉज नॉट गवर्नमेंट बाय द पीपल बट गवर्नमेंट बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? यहाँ कैसा शासन होगा, कैसी क्रेशी होगी, डेमोस बाद में देखेंगे। क्रेसी का मतलब क्या है? रूल। डेमोस का मतलब है लोग। तो शासन कैसा होगा? पहला, बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के द्वारा शासन होगा। तो लोकतंत्र का शासन कैसा होता है? संविधान के द्वारा। और संविधान ने क्या पैदा किया? एक व्यक्ति एक वोट। संविधान ने बनाया एक व्यक्ति एक वोट। तीसरा, यहां पे कैसा होगा शासन? गवर्नमेंट बाय द कंसेंट ऑफ द पीपल, लोगों की सहमत से शासन होगा। इसलिए विल ऑफ द पीपल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसलिए इसका माना गया गवर्नमेंट बाय मेजॉरिटी, बहुमत का शासन। सहमत का शासन, बहुमत का शासन, लोगों का शासन, संविधान का शासन, या फिर पावर लाइज इन द पीपल, जहां शक्ति जनता में ही निवास करती है। कृषि ऐसा हो गया। अब ये देखिए, ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी था, इनडायरेक्ट था? ये डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है? क्या है? इनडायरेक्ट। यानी अब, और इनडायरेक्ट कैसे आ गया? आधुनिक युग में राष्ट्र राज्य का विकास हुआ, नगर राज्य नहीं थे। राष्ट्र राज्य का मतलब है ऐसे स्टेट आ गए विच इज लार्जर इन पॉपुलेशन, लार्जर इन टेरिटरी। इस वजह से जहां आबादी, अब अमेरिका था 30 करोड़ की आबादी आ गई, ब्रिटेन था मोर देन 6 करोड़। ऐसे देश में सीधे लोग शासन करें यह संभव नहीं था। तो लोगों के शासन के लिए एक सिस्टम बना दिया गया, तंत्र बनाया गया, इलेक्शन तय किया गया। इसीलिए
इसे कई बार कहते हैं इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, चुनावी लोकतंत्र। और चुनाव क्यों होगा? जनता की इच्छा को जानने के लिए। शासन संविधान का होगा, व्यक्ति का नहीं। इसे लोकतंत्र को परिभाषित करने का दूसरा भी तरीका है, इट इज अपोजिट टू मोनार्की एंड एरिस्टोक्रेसी, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। ये तानाशाह का शासन नहीं होगा, राजा का शासन नहीं होगा, बल्कि शासन किसका होगा? लोगों का। इस मामले में लोकतंत्र का विचार बड़ा ही प्रोग्रेसिव लगता है। जब कहते संविधान का शासन होगा, संविधान का मतलब है विधि का शासन होगा, व्यक्ति का शासन नहीं होगा। राजा महाराजा का शासन कैसे हुआ करता था? व्यक्ति का। आज संविधान की सर्वोच्चता है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है या सुप्रीमेसी ऑफ द पर्सन है? सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का विचार आ गया। इसी दुनिया में जितने भी हमारे यहाँ विधि मंत्री का शासन है या देयर इज अ रूल ऑफ लॉ और रूल ऑफ लॉ मिनिस्टर? रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ और रूल ऑफ मैन, व्यक्तियों का शासन होगा या विधि का शासन होगा? डेमोक्रेसी ने पूरा क्राइटेरिया ही बदल दिया। दूसरा, 1 पर्सन 1 वोट। इसका मतलब है हर व्यक्ति का महत्व समान है। 1 पर्सन 1 वोट का फिलॉसफी क्या है? ईच एंड एवरी वन शुड बी काउंटेड एज अ वन, नोबडी शुड बी मोर देन वन। हर व्यक्ति का महत्व एक जैसा है, किसी का महत्व एक दूसरे से ज्यादा नहीं है। इसे जाति क्या है, धर्म क्या है, लिंग क्या है, इट डजंट मैटर। इस वजह से अरिस्टोटल ने कहा था कि महिलाएं ऐसी, मतलब इवन युग में तो महिलाओं को पार्टिसिपेशन नहीं दिया गया। पार्टिसिपेशन सबको दिया गया, 1 पर्सन 1 वोट। तो कैसा राजा कैसा महाराजा? यही बात बेंथम ने कही। बेंथम ने कही सुख लेने की क्षमता सब में समान है। सवाल है कि मोदी आइसक्रीम खाएंगे उनको अच्छा लगेगा और हम आइसक्रीम खाएंगे तो कैसा लगेगा? आइसक्रीम हम भी खाना चाहते हैं, मोदी भी खाना चाहते हैं, तो वी आर इक्वल टू मोदी। 1 पर्सन 1 वोट, यानी हर व्यक्ति का वोट एक है, एक से ज्यादा है। इसलिए आप देखेंगे इंग्लैंड में पहले क्या था? पढ़े लिखे लोगों का वोट 5 था, संपत्ति सही लोगों के वोट 5 थे। अब सभी के वोट क्या कर दिए गए? बराबर। वोट भी बराबर होगा, सभी के लिए लॉ भी एक जैसा होगा, इक्वलिटी बिफोर लॉ। इसलिए अब लोकतंत्र है या समानता का विचार है? हर चीज आपस में जुड़ती है। दूसरा है कंसेंट। पहले शासन कैसा होता था? बल पे। अभी शासन कैसा होगा? यानी हमारे यहाँ प्रधानमंत्री क्यों है? पहलवानी जीती है। भाई पहले शासक कौन होता था? सबसे बड़ा घुड़सवार, तलवार भाजने वाला, सबसे बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति। और आज गवर्नमेंट इज बाय द कंसेंट। तो जो भी अब कहा भी जाता है मॉडर्न एज में शासन का मूल आधार ही कंसेंट है। क्यों? कोई किसी से छोटा नहीं है, कोई यहाँ किसी से छोटा नहीं है। 1 पर्सन 1 वोट है, तो मैं अपने ऊपर किसी को शासन करने का अधिकार कैसे दे सकता हूँ? एक ही बेस है, मुझसे पूछ के, बिना पूछे नहीं। और कंसेंट के लिए ही समय समय पे चुनाव का आयोजन किया जाता है। इलेक्शन हेल्ड फॉर टेकिंग कंसेंट ऑफ द पीपल। कंसेंट। तो सवाल यह है, अच्छा घर में भी आपसे कंसेंट लिया जाता है कि नहीं? अच्छा घर में आपसे कंसेंट लिया जाता है, तो डेमोक्रेसी घर में भी है केवल सब बाहर ही है? इसमें महिलाएं बहुत कहती हैं कि भाई कंसेंट की बात करो, घर में कहा कोई हमसे कंसेंट ले शादी विवाह के लिए, मेरा मर्जी शादी नहीं करने को तो करो करो करो। कंसेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए घर का निर्णय कैसा होना चाहिए? लोकतांत्रिक। विल ऑफ द पीपल। किसकी इच्छा सबसे महत्वपूर्ण है? शासक की या जनता की? इसे डेमोक्रेसी ने तख्ता पलट दिया। कभी व्यक्ति का शासन, कभी राजा महाराजा का। अब नए सम्राट कौन बन गए? ये सब सम्राट बैठे हुए हैं। देखिए, मैं आगरे किले में गया, 2 कपल को बैठा देखा हुआ, तो मैंने गाइड से पूछा इस पे कौन बैठता है? तो पहले सम्राट अकबर बैठते थे। उनका वो दिस इज न्यू एम्पर। और आजकल हम ताजमहल में जाते हैं, किले में जाते हैं, अपना नाम लिख के ऐसे बना के तीर। तो मैंने भी कभी विजिट किया था। दिस इज साइन ऑफ ए डेमोक्रेसी। बाकी कल